What's up guys, how are you? Hope all are you doing good. So today is our lecture number 12 in the series of C language basics. Okay, in this lecture we are trying to study few topics, that is first one is your passing values between functions. Okay, सबसे पहला टॉपिक जो देख रहे होंगे वो ये होगा कि हम फंक्शंस के बीच में वैल्यूज़ को कैसे पास कर रहे होते हैं। ठीक, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली ये होगा कि हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारे स्कोप ऑफ फंक्शंस हैं वो क्या हैं, और तो इसको लिख लेंगे स्कोप रूल ऑफ फंक्शंस। ठीक, और एक बात और ये बता दें आप लोगों को कि ये जो सारी चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं ये बेसिकली अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स तो देता ही हूँ, बाकी अगर आपको सीखना है तो आप लोग लेटेस्ट सी एक बुक की पीडीएफ है जो मैंने ऑलरेडी ग्रुप्स पे सेंड करके रखी है, वहाँ से जाके आप लोग अपनी तरफ से भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं जितना पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है एक्चुअल में पासिंग वैल्यूज़ बिटवीन वैल्यूज़ नहीं, फंक्शंस होगा। ये गलती से मैंने लिख दिया है, पासिंग वैल्यूज़ बिटवीन फंक्शंस होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो देखो सबसे पहले अपन ने फंक्शन में क्या समझा था। फंक्शन बेसिकली ये समझा था जब किसी प्रोसेस को हमको मल्टीपल टाइम्स करना होता है तो उस प्रोसेस को एक बार डिफाइन कर लेते हैं और डिफाइन करने के बाद उसको हम जहाँ पे यूज़ करना होता है वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो जब ये चीज़ अपन कर रहे थे तो इसके अंदर जैसे अगर आपको किसी 4 वेरिएबल्स की ज़रूरत है, ये 4 चीज़ें आपको मेन फंक्शन से चाहिए, 4 वैल्यूज। ठीक, और उन वैल्यूज के बेसिस पे आप कॉल करेंगे फंक्शन। तो जैसे मान लिया आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया सम, और सम के अंदर कॉल किया आपने फन एक्स वाई। ठीक, तो अब इसके अंदर देखो क्या है, अगर मान लिया आपको किन्हीं 2 वैल्यूज़ का सम करना है तो सम करने के लिए क्या चाहिए, बेसिकली 2 नंबर मेन फंक्शन से चाहिए होंगी। जब वो नंबर मिल जाएंगी तभी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनका एडिशन करके वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो यही चीज़ बेसिकली अपन किसकी मदद से करते हैं, फंक्शंस की मदद से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये काम करना है आपको फंक्शन की मदद से। वैल्यूज़ को सबसे पहले तो पता होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यूज़ अपन ले रहे हैं। तो यही वो वैल्यूज़ हैं एक्चुअल में जो हम फंक्शन के अंदर दे रहे होते हैं, उनको कॉल कर रहे होते हैं। ठीक, तो इसको कहते हैं बेसिकली, एक छोटी सी लाइन लिख लीजिए साथ में, द मैकेनिज्म यूज्ड टू कॉन्वे information to the function is the argument। ठीक, तो ये क्या होता है, बेसिकली आर्ग्यूमेंट होता है जो आप पास कर रहे होते हैं। वैल्यू वो किस नाम से बोली जाती है उसको बेसिकली अपन बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक, तो अब आर्ग्यूमेंट को आप लोग एक तरह से ऐसे भी समझते हैं कि जब आप वैल्यूज़ ले रहे थे यूजर से स्कैनएफ फंक्शन की मदद से तो वो क्या थी बेसिकली, और जो प्रिंटएफ का यूज कर रहे थे वो था। तो ये सारी चीज़ें जब वैल्यूज़ आप फंक्शन के अंदर पास कर रहे होते हैं तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोल रहे होते हैं। ठीक, अब ये चीज़ अपन समझ लिए कि ऐसे ये होता है। ठीक, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा और कि कैसे अपन वैल्यूज़ को कन्वे करते हैं, कैसे ले रहे होते हैं। ठीक, तो एक मेन फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले एक मेन फंक्शन बना लिए। मेन के अंदर अपन क्या किए, 3 वेरिएबल ले लिए, 4 ए बी सी और उसके बाद सम। ठीक, ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। नेक्स्ट काम क्या किया अपन ने, एक सिंपल प्रिंटएफ स्टेटमेंट डाला। उसके अंदर क्या लिखे, सिंपली लिखे एंटर एनी 3 नंबर। ठीक, \n एंटर एनी 3 नंबर, ये लिख लिए। जब ये ऐसा लिखेंगे उसके बाद आपको करना क्या है, बेसिकली \n यहाँ पे लिख लिए। अब करना ये है कुछ नहीं, आपको सिंपली तीनों वैल्यूओं को स्कैनएफ फंक्शन की मदद से यूजर से ले लेना है। तो कैसे करेंगे, %d और सबसे पहले क्या ले लेंगे, वैल्यू ले लेंगे a, फिर वैल्यू b, फिर वैल्यू
सी, ये तीनों वैल्यूज़ ले लिए। अब क्या करना है, सिंपली करना है सम। ठीक, सम करना है तो सम कैसे करना है, सम के लिए एक अपन दूसरा फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन बना लिए जैसे कैल सम, और उसके अंदर ये तीनों वैल्यूज़ दे दिए ए बी सी। अब ये कैसे हो रहा होगा ये अभी मैं बात में आपको समझाऊंगा। ठीक, उसके बाद क्या किए, प्रिंटफ कर दिए सिंपली परसेंटाइल डी, और उसके बाद और यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ जाए, सम आपकी वैल्यू आउटपुट में आ रही हो। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या किए, अपन फंक्शन को कॉल किए हैं। तो फंक्शन को कॉल करने से पहले क्या करें, अब फंक्शन को अपन डिफाइन भी कर लें, क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ है तो उससे पहले फंक्शन का डिफाइन होना भी ज़रूरी है सही बात कि नहीं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन भी कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे चल के तो डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपली लिखेंगे अपन कैलसम। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई जेड। ठीक, ये लिख दिए। अब उसके बाद इसी के अंदर आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ पे अब अंदर क्या करें, तीनों वेरिएबल ले लिए एक्स वाई जेड। ठीक, इंट एक्स वाई जेड हो गया आपका। और एक्स वाई जेड के बाद क्या करना है, सिंपली कर लेना है, एक नया वेरिएबल बनाना है डी। ठीक, डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और रिटर्न कर देना है डी। ठीक, तो ये काम जब अपन कर रहे हैं तो देखो इसमें क्या है, जैसे अब ये जब रन होगा तो सबसे पहले अपन ए बी सी की वैल्यू लेंगे। तो ए बी सी की मान लिया अपन ने वैल्यू ले ली 10 20 30। ठीक, ए की वैल्यू ले ली 10, बी की वैल्यू ले ली 20 और सी की वैल्यू ले ली 30। ठीक, अब जब यहाँ पे आएंगे सबसे पहले ये स्टेटमेंट, फिर ये वैल्यू ले ली। अब क्या करेगा, सम इज इक्वल टू कॉल होगा फंक्शन कैल सम 10 20 30। ठीक, ये फंक्शन कॉल हुआ 10 20 30। अब ये क्या होगा, जब ये कॉल होगा तो यहाँ आएगा तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू हो जाएगी 10, y की वैल्यू हो जाएगी 20, z की वैल्यू हो जाएगी 30। तो ये अंदर आएगा, d क्या करेगा, तीनों वैल्यूज़ को जोड़ देगा 10 + 20 + 30, और तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न वो बेसिकली कर रहा होगा 60 वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ पर आके आपकी जो वैल्यू प्रिंट हो रही होगी बेसिकली वो आपकी कितनी होगी, 60 होगी। ठीक, तो ये चीज़ अपन देख लिए कि 60 वैल्यू आ रही है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ की प्रॉब्लम है, आपको ये चीज़ आपके में मन में भी जिज्ञासा आ रही होगी कि सर जब यहाँ पे अपन ए बी सी लिए हैं, ठीक, यहाँ पे जब ए बी सी लिए हैं तो यहाँ पे फिर एक्स वाई जेड लेने की ज़रूरत क्या थी। तो देखो ए बी सी वहाँ पे लिए हैं, एक्स वाई जेड यहाँ पे लिए हैं। इसका रीज़न ये है कि देखो अपन चाहें तो यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन कंपाइलर उनको डिफरेंट वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करता है। ठीक, अगर आप ये यहाँ पे ए बी सी लिए हैं, यहाँ पे ए बी सी लेंगे तो देखो कंपाइलर के लिए ये ए बी सी तब दूसरा हो जाएगा और ये वाला जो ए बी सी है वो दूसरा हो जाएगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग वेरिएबल ले रहे होते हैं। ठीक, तो इसमें से जो ये वाले वेरिएबल्स होते हैं ये आपके क्या कह रहे, सॉरी ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली इनको क्या कहते हैं अपन, इनको बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, ये आपके होते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, नीचे वाले जो एक्स वाई जेड ये हैं ये आपके क्या होते हैं, इधर इसको ऊपर लिख लेते हैं, इधर साइड में एक्स वाई जेड ये आपके क्या होते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक, मतलब जो आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं जिस टाइम, उस टाइम जो आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ठीक, और इसको कहते क्या हैं, इसको बेसिकली कहते हैं, सिंपली इसको बोल सकते हैं ANSI मेथड। ठीक, ये कोई बेसिकली पूछता नहीं लेकिन अपन बता दिए हैं कि आपकी आसानी के लिए कि आपको याद रहे। नेक्स्ट अब स्लाइड लगाते हैं और थोड़ी जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी समझने की का प्रयास करते हैं साथ में। तो देखो अब ये चीज़ अपन देख लिए, अब कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी धीरे धीरे करके समझ लेते हैं। तो देखो जो पहला रूल है बेसिकली वो आपका क्या है, वो ये कहता है कि जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, के एंड आर मेथड को फॉलो करना है।
ठीक, तो K&R मेथड क्या था बेसिकली कि जैसे अपन ने क्या किया, यहाँ पे लिखा कैल्शियम XYZ लिखा था। ठीक, तो XYZ का टाइप क्या है ये बेसिकली डिफाइन करते हैं अपन नीचे, उसी के नीचे डिफाइन कर देते हैं इंट XYZ, यानी XYZ जो आपके हैं वो बेसिकली क्या है, इंटीजर टाइप्स के हैं। ठीक, ये चीज डिफाइन कर दिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्लोजिंग ब्रेसेस जो अपन लगा रहे होते हैं फंक्शन के बीच में, तो उसमें आपको सेपरेट उसमें रिटर्न स्टेटमेंट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं लगाते भी हैं, तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस लिए लगा रहे हैं। तो देखो प्रोग्रामिंग के अंदर ये समझ लें कि रिटर्न स्टेटमेंट का पर्पज़ क्या है, तो यहाँ पे लगाते हैं और सिंपली एक हेडिंग लगाते हैं पर्पज़ ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक, ये समझ लेते हैं कि बेसिकली जैसे अभी लिखे थे रिटर्न डी, तो इसका बेसिक पर्पज़ क्या है ये समझ लेते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक, तो इसको एक तरह से ये समझ सकते हैं, ये देखो जब अपन रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये आपका तुरंत ही ट्रांसफ़र को कहाँ भेज देता है, वापस कॉलिंग प्रोग्राम में भेज देता है। मतलब जहाँ से आपने फंक्शन को कॉल किया था, जैसे एक बार दोबारा आते हैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर, देखो जैसे ही आपने यहाँ पे रिटर्न डी लिखा वैसे ही क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है कहाँ पे वापस आ जाएगा, यहाँ पे वापस आ जाएगा। ठीक, यानी जो एक कॉलिंग फंक्शन था वहाँ पे आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वापस आ जाता है। तो पहला जो इसका उद्देश्य होगा वो ये भी साथ में लिखते भी चलते हैं, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, इमीडिएटली ट्रांसफर्स एग्जीक्यूशन टू कॉलिंग प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ट्रांसफर्स, सॉरी यहाँ पे बीच में कंट्रोल बैक डाल लेते हैं, कंट्रोल बैक एग्जीक्यूशन टू कॉलिंग प्रोग्राम। ठीक, तो जो फंक्शन जब कॉल कर रहे थे वहाँ पर ये तुरंत ही वापस फंक्शन को भेज रहा होता है। तो एक बेसिक पर्पज इसका ये हो गया। दूसरा क्या है, जो वैल्यू इसमें पैरेंथेसिस के अंदर प्रेजेंट होती है उस वैल्यू को ये क्या कर रहा होता है, कॉलिंग प्रोग्राम के बाद में रिटर्न कर रहा होता है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब अपन को d की वैल्यू रिटर्न कर रही थी, d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, तो ये वैल्यू क्या थी, आ रही थी। तो रिटर्न d जब कर रहे थे तो रिटर्न d में क्या था, बेसिकली ये जो वैल्यू है ये वापस फंक्शन को, जो कॉलिंग फंक्शन था, ये आपका जैसे कॉलिंग फंक्शन है। ठीक, तो कॉलिंग फंक्शन को ये वैल्यू रिटर्न हो रही थी। ठीक, तो यही चीज़ है बेसिकली कि जब आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपको जो कॉलिंग फंक्शन है वहाँ पे वैल्यू रिटर्न की जा रही होती है। ठीक, अब एक चीज़ और है, कुछ लोग पूछ सकते हैं भैया क्या ये ज़रूरी है कि अगर अपन रिटर्न स्टेटमेंट लिखें ही। ठीक, तो रिटर्न स्टेटमेंट की हमेशा आपको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, कभी कभी आप लिखते हैं और कभी कभी आप अपने यूज के हिसाब से बेसिकली लिखते हैं, तो इसे कहते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। रिटर्न स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना ही है। अगर ये आप पे डिपेंड करता है, आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि आपको रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक, अब रिटर्न स्टेटमेंट को लिखने के दौरान जैसे कुछ लोग अगर बोल दें, जैसे कि अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट के दौरान कोई ऑपरेशन कर रहे हों, तो रिटर्न स्टेटमेंट के दौरान आपका ऑपरेशन तो हो रहा होगा, लेकिन वो ऑपरेशन आपका वैलिड ऑपरेशन होना चाहिए, बस इतना है। ऑपरेशन आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन बस वो वैलिड होना चाहिए, इतना याद रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ थोड़ी सी और समझ लेते हैं, क्योंकि वीडियो हमारे हिसाब से अप्रॉक्स 15 मिनट का हो ही चुका है। थोड़ा और समझते हैं, और आज थोड़ा मुझे प्रॉब्लम भी है गले में, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा और बता के आज का वीडियो एंड करेंगे अपन। ठीक, तो एक चीज़ और है कि ए फंक्शन कैन रिटर्न वन वैल्यू एट अ टाइम। ठीक, कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। ठीक, एक फंक्शन क्या करता है, बेसिकली एक टाइम पर
ओनली वन वैल्यू ही रिटर्न करता है, एक साथ आपकी मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं कर रहा होता है, ओनली वन वैल्यू एट रिटर्निंग टाइम। ठीक, तो रिटर्निंग टाइम पर क्या होता है, बेसिकली ओनली वन वैल्यू आपकी रिटर्न हो रही होती है। ठीक, ये नहीं है कि आप ऐसे लिख दें जैसे रिटर्न, ठीक, रिटर्न ए बी या फिर रिटर्न एक्स वाई, ऐसे करके आप नहीं लिख सकते। एक टाइम पर अगर आपको वैल्यू रिटर्न करनी है तो आप एक वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर आपके भी पास मल्टीपल ऑपरेशंस हैं तो उनको आप परफॉर्म कर सकते हैं, फिर वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। ठीक, अब नेक्स्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आती है वो ये है कि देखो, अगर आपने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट जो है उसमें कोई चेंज किया, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट अभी मैंने बताया था क्या था, जो आप कॉलिंग फंक्शन को जब डिफाइन कर रहे होते हैं उस टाइम पे लिखते हैं। जैसे ये वाले में आते हैं, दोबारा प्रीवियस स्लाइड पे अपन चलते हैं। तो देखो, अगर अपन एक्स वाई जेड में कोई चेंजमेंट करेंगे, ठीक, तो उसका चेंज हमारे जो ये वाले इस पे है, सॉरी, जो एक कॉलिंग फंक्शन है इस वाले पे, इस पे कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे अपन, देखो ऐसे समझते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट नोट होगा इस लेक्चर का, कि इफ द वैल्यू ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट is changed, then the corresponding change does not take place in calling function। ठीक, ऐसे लिख लेते हैं, टेक प्लेस इन कॉलिंग फंक्शन। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप लोग के ये जो हमारा फंक्शन डिफाइन जहाँ पे कर रहे थे वहाँ पर कोई चेंजमेंट करेंगे तो वो चेंजमेंट आपका कॉलिंग फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं होगा, जहाँ पे आपका मेन फंक्शन के अंदर जहाँ पे कॉल कर रहे थे वहाँ पे उसका कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो ये चीज़ अपन समझ लिए कि ये ऐसे हो रहा होता है। ठीक, अब इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये मैंने आपको बता दिए। कल की क्लास में अपन थोड़े से इसके प्रोग्राम कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसके बाद कल से ही शुरू हो जाएगा, वो होगा आपका पॉइंटर्स के बारे में। ठीक, पॉइंटर्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। उसके पहले या तो कल ये हो सकता है कि आपकी जो क्लास हो कंप्लीटली डेडिकेटेड हो कोडिंग वीडियो के ऊपर, सारे आपको कोड सी फंक्शन से रिलेटेड कराए जा रहे हों। ठीक, तो ये कल की क्लास पे डिपेंड करेगा कि कल की क्लास हो सकता है, अभी मैं पोल डालूंगा तो उसमें आप लोग बताइएगा कि आपको कोडिंग की क्लास कल चाहिए, सारा कोड की क्लास चाहिए या थ्योरी की क्लास चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ कल की क्लास पे डिपेंड करेगी। अब मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ नेक्स्ट और अमेजिंग चीज़ें कोडिंग से रिलेटेड। तब तक के लिए सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।